वर्क डन डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। वर्क डन डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। ये हो गया, ठीक है। और तीसरा कंक्लूजन है वर्क डन बाय अ स्प्रिंग in a cyclic process is zero। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है? साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ये होता है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन हमारी सेम हो जाए, मतलब साइकिल घूम फिर कर वापस वहीं आ जाए, जहां से हमने स्टार्ट करा बॉडी वाइब्रेट होने के बाद वहीं आ जाए। तो हम ये कहते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस के केस में वर्क डन जो होता है, वर्क डन बाय अ स्प्रिंग इज ऑलवेज जीरो। बताइए जी, क्लियर है? कनिष्का क्लियर है? यस सर। दृष्टि क्लियर है? आर्यन ढींगा? यस सर। चलिए ठीक है। अब यहां से ये वर्क डन तो हमने देख लिया। वर्क डन क्या हो गया फाइनली? फाइनली वर्क डन मुझे समझ में आ गया, वर्क डन बाय स्प्रिंग इज हाफ के एक्स आई स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर। ठीक, दिस इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग। ये एग्जाम में पूछा जाता है तो इतना हम डेरिवेशन करेंगे, और नोट करना अगर बीच में कहीं मिस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स में आपको भेजूंगा, इसलिए समझ में आ जाना चाहिए बस। उसके बाद देखिएगा अगला जो है, मैंने ये टॉपिक स्टार्ट करा था, मैंने तो टॉपिक ये स्टार्ट करा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। तो वर्क डन हमने देख लिया, फोर्स देख लिया, है ना। मैं पोटेंशियल एनर्जी पर अभी तक नहीं पहुंचा, तो जरा पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है? टॉपिक तो हमारा यही था, ठीक। तो अब पोटेंशियल एनर्जी ये होगा कि ये मिटा रहा हूं मैं इधर से। तो हम ये कहेंगे दिस वर्क डन this work done is called the potential energy of a spring। इसी वर्क डन को स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर इस वर्क डन को मैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग क्यों बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो हमारा पोटेंशियल है, पोटेंशियल की वजह से ही काम हो रहा है, यहाँ पर जो भी काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने स्प्रिंग को खींचा, स्प्रिंग को खींचने के बाद में स्प्रिंग के अंदर एक पोटेंशियल डेवलप हो गया कि वो वापस आना चाहता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि स्प्रिंग के पोटेंशियल की वजह से, पोटेंशियल का मतलब क्या है? कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर मैं एक बॉल पर फोर्स लगा रहा हूँ, बहुत ताकत लगा रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब मैंने पोटेंशियल डेवलप कर रखा है वहां पर बहुत ज्यादा। अगर वो बॉल अचानक से मेरे आगे से हट जाए तो मैं एकदम भागता चला जाऊंगा आगे की तरफ, ठीक है ना। तो वही चीज है कि स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग को मैंने इलांगेट करा तो स्प्रिंग के अंदर एक पोटेंशियल डेवलप हो गया, उस पोटेंशियल की वजह से ही स्प्रिंग वापस खींचता है, ठीक। तो इसीलिए ये स्प्रिंग का पोटेंशियल ही था जिसने ये पूरा का पूरा वर्क डन करा। तो ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। बट यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि इस वर्क डन में कुछ चेंज है। क्या? हाफ के एक्स आई स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर, मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का डिफरेंस आ रहा है कुछ, जिसमें हमने स्प्रिंग कांस्टेंट में मल्टीप्लाई कर रखा है। तो हाफ के एक्स आई स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर, मतलब दो लगभग लगभग सिमिलर दिखने वाली टर्म्स का डिफरेंस है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को यू ना बोलकर डेल्टा यू बोलते हैं। डेल्टा यू इज फॉर डिफरेंस यानी कि चेंज, ठीक। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना स्प्रिंग की, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को हम डेल्टा यू बोल देते हैं, यू ना बोलकर डेल्टा यू बोलते हैं, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन चेंज, इट डिपेंड्स ऑन चेंज ऑफ पोजीशंस। तो इसलिए डेल्टा यू
इज इक्वल टू WS इज इक्वल टू हाफ A XI स्क्वायर माइनस हाफ A XF स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ये कहते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी अगर मान लीजिए अपने ये कहा कि डेल्टा यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स आई स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर हो गया, तो अब हम ये कहते हैं कि इफ वी assume that initially the spring initially the spring initially the spring was having zero potential energy. Initially the spring was having zero potential energy and the block was in equilibrium. मतलब जब वो रुका हुआ था ब्लॉक was in equilibrium, ठीक है। तो आप लोगों को डायग्राम अगर याद हो, अभी जो बनाया था मैंने, उसमें मैंने इनिशियल पोजीशन को x इज इक्वल टू 0 बोला था। तो हमारी जो ये इनिशियल पोजीशन है xi, ये तो 0 हो जाएगी। xi तो एक तरह से हमारा 0 हो गया, है ना। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि डेल्टा यू क्या हो जाएगा हमारा, एक तरह से डेल्टा यू का मतलब हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। और इनिशियल पोजीशन हमारी हो जाएगी 0 0 माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर, ठीक। और इनिशियली हमने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी 0 है, तो यूएफ माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस हाफ के, अब एक्स एफ मत करके सिर्फ इसको एक्स स्क्वायर बोल दीजिए आप, ठीक। ऐसे ही यूएफ ना बोलकर इसको आप यू एक्स बोल दीजिए, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। आप कहेंगे नेगेटिव साइन कहाँ गया, हम ये कहेंगे कि यहाँ पर मैं सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। नेगेटिव साइन से क्या पता चलता है, नेगेटिव साइन से ये पता चलता है कि जो हमारा स्प्रिंग है वो पीछे की तरफ यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो हमने जनरली स्पीकिंग ये कह दिया कि ux इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया। ये कब है, जब मेरी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। बात समझ में आ गई सभी को कि जब ये चेंज है ना, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक। अब यहाँ पर हमने निकाला कि इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन 0 जब x की वैल्यू 0, तो यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू 0 ले ली, तो 0 लिया जब x की वैल्यू xi की वैल्यू, तो 0 का स्क्वायर 0, ये पूरा टर्म 0, तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर बचेगा। अब इसमें से माइनस साइन हटाने का जो हमारा जो रीजन है वो क्या है, माइनस साइन इस वजह से हटाया है क्योंकि मैं जानता हूँ माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि जो हमारी फोर्स है वो जिस डायरेक्शन में मैंने उसको खींचा ना ब्लॉक को, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। बताइए सभी को क्लियर है इतना, बताओ जी। अनुष्का, यस सर। क्लियर है तो चलो आगे। यस सर। ठीक है जी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें वो है जब कुछ ना कुछ हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जब है, पोटेंशियल एनर्जी है तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी स्प्रिंग की, है ना। तो अब मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ और कंजर्वेशन की बात करता हूँ कि कंजर्वेशन भी होता होगा कुछ ना कुछ इसमें, ठीक। तो देखिएगा काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से निकालने की कोई जरूरत नहीं, जैसे पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैंने क्या देखा, अब मैंने ये देख लिया कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हाफ के एक्स स्क्वायर है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो वही रहेगी, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी जो के है वो तो सेम रहेगी, हाफ एम वी स्क्वायर।
अब सवाल ये उठता है, आप ये कहोगे कि सर फिर तो यू भी सेम रहना चाहिए था एमजीएच, ये आपने एमजीएच क्यों नहीं लिया, ये क्यों नया आपने डेरिवेशन कर लिया हाफ के एक्स स्क्वायर। तो याद रखिएगा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना U इज इक्वल टू एमजीएच, ये तब निकाला जाता है जब कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है या नीचे से ऊपर जाती है। ठीक, तो यहाँ पर mgh का मतलब क्या है कि ग्रेविटेशनल पुल, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर एक्ट करता है, उसकी वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। दिस पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर जो मैंने पोटेंशियल एनर्जी निकाली है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। but kinetic energy always remains same whether it is vertical motion or it is horizontal motion। हमारी काइनेटिक एनर्जी हमेशा हाफ एम वी स्क्वायर होती है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर जो नेक्स्ट देखूंगा टॉपिक वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन अ स्प्रिंग। स्प्रिंग के केस में एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है। हमने नॉर्मली देखा कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, ये हमने एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट बता दिया कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करा जा सकता है, डिस्ट्रॉय नहीं करा जा सकता। तो वो कंजर्व रहेगी, वो फिक्स रहेगी। एनर्जी एनर्जी कभी जो है चेंज नहीं, वो खत्म नहीं होगी, वो चेंज हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। तो जब हमने इस पूरे यूनिवर्स की बात कर ली, तो इसका मतलब क्या है कि स्प्रिंग भी तो यूनिवर्स का ही हिस्सा है, तो स्प्रिंग में भी तो काइनेटिक जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है, बताइए। यस सर। यस क्लियर सर। है। ईशान, आदित्य, अनुष्ठा। यस सर। यस सर। ठीक है जी। एक और बार एक्सप्लेन कीजिए। क्या एक और बार हाँ एक्सप्लेन कर दीजिए। बता रहा हूँ। हम ये कह रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन स्प्रिंग, हमने बोला कि पूरे यूनिवर्स की जब हम बात करते हैं तो हम तो यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं इसको, कि जो एनर्जी है वो हमेशा ना कंजर्व रहती है। कंजर्व इन द सेंस कि एनर्जी हमेशा फिक्स रहेगी, एनर्जी कभी चेंज नहीं होगी। मतलब एनर्जी इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। potential energy can be converted into kinetic energy, kinetic energy can be converted into potential energy, but the total energy remains conserved। तो यूनिवर्स का ही तो हिस्सा है, स्प्रिंग भी तो यूनिवर्स का हिस्सा है, तो स्प्रिंग के केस में भी हमारी टोटल एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। उस चीज को प्रूव करते हैं जरा, देखिएगा। हम ये बोलेंगे कि एट द एक्सट्रीम पोजीशंस, मैंने ये कहा कि अगर मान लो मेरे पास एक ये ब्लॉक था, यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ था, ये ब्लॉक था, तो मैं इसको अगर खींचूंगा तो मैं इसको मान लीजिए ये इतना ही खींच पाया, इससे आगे नहीं खींच पाएगा। ये इधर वाली पोजीशन को एक्स बोल दिया, जो बीच वाली पोजीशन है बेटा इसको मैंने बोल दिया एक्स इज इक्वल टू 0, और इधर वाली पोजीशन को मैक्सिमम, मैक्सिमम लिमिट हो गई ना ये, तो इसको मैक्सिमम पोजीशन बोल दिया एक्सएम। और इधर लेफ्ट साइड में जो मैक्सिमम पोजीशन है इसको बोल दिया माइनस एक्सएम। मतलब मैं इसको मैक्सिमम इतना इलांगेट कर सकता हूँ, मैं इसको मैक्सिमम इतना कंप्रेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये पोजीशन होगी। ये पोजीशन पोजीशन देखिए हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मैं पोजीशंस मेंशन करता हूँ, 0 मीटर 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर। तो ये हम एक फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम 1 2 3 4 5 6 मीटर वो ना लिखकर हम यहाँ माइनस एक्सएम लिख रहे हैं और उधर प्लस एक्सएम लिख रहे हैं। और जो ओरिजिनल पोजीशन है जहां पर मेरा ब्लॉक रेस्ट में है उसको मैंने बोल दिया ओरिजिन, x इज इक्वल टू 0। तो आप समझिएगा कि जब ये हमने ब्लॉक लिया तो मैं अब इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस की बात करता हूं। एक्सट्रीम पोजीशंस, एट एक्सट्रीम पोजीशंस, एक्सट्रीम पोजीशंस पर हम ये कहेंगे x इज इक्वल टू,
या तो प्लस एक्सएम होगा या माइनस एक्सएम होगा, यानी कि प्लस माइनस एक्सएम, एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। जब इस एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर वो वापस इधर खींचेगा, लेकिन एक इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जब इस एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचा तो वेलोसिटी जीरो, है ना, तो जब जैसी वेलोसिटी जीरो तो फिर ये इधर खींचेगा, ठीक। तो हमने कहा एक्सट्रीम पोजीशन पर x हो जाएगा प्लस माइनस एक्स और वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। तो अब हम जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, therefore A is equal to half mv square, A is equal to हाफ एम वी स्क्वायर, v को बोल दीजिए जीरो, तो हाफ m इंटू जीरो का स्क्वायर यानी कि काइनेटिक एनर्जी जीरो, और जो पोटेंशियल एनर्जी है जिसको हम u बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ k xm स्क्वायर। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, हाफ k x स्क्वायर, ठीक है। तो x की जगह हमने, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है एक्सट्रीम पोजीशन पर xm है, आप माइनस एक्सएम लोगे उसका भी स्क्वायर प्लस का एक्सएम स्क्वायर हो जाएगा, आप प्लस एक्सएम लोगे उसका स्क्वायर भी प्लस का एक्सएम स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव का स्क्वायर हो या पॉजिटिव का स्क्वायर हो वो तो पॉजिटिव ही आता है रिजल्ट। बताइए जी, क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर? यस सर। ठीक है। अब हम एक काम करते हैं इसमें कि अब ये तो एक्सट्रीम पोजीशन की हालत हो गई, अब बात करते हैं एट एनी इंटरमीडिएट पोजीशन। जब एक्सट्रीम पोजीशन की बात होगी तो टोटल एनर्जी बताओ जरा, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, k प्लस u, काइनेटिक एनर्जी कितनी है जीरो, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हाफ k xm स्क्वायर, यानी कि जो मेरी एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन पर मेरी टोटल एनर्जी होगी हाफ k xm स्क्वायर। दिखाई नहीं दे रहा है, मैं ऊपर कर देता हूँ, ये बता रहा हूँ उधर से। तो टोटल एनर्जी जब मैं एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहा हूँ तो मेरी टोटल एनर्जी होगी बेटा हाफ k xm स्क्वायर। फिर हम कहेंगे एट एनी इंटरमीडिएट पोजीशन, यानी कि बीच की किसी भी पोजीशन पर, एट एनी इंटरमीडिएट पोजीशन where x is between minus xm and plus xm, at any intermediate position energy is partly kinetic and partly potential। पार्टली काइनेटिक एंड पार्टली पोटेंशियल, थोड़ी सी काइनेटिक होगी थोड़ी सी पोटेंशियल होगी, क्योंकि अगर मान लीजिए हमने कहा कि उसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर भयंकर पोटेंशियल एनर्जी है, तो क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही वो चलना शुरू करेगा तो वेलोसिटी उसमें गेन करना शुरू करेगा, जैसे ही उसने वेलोसिटी गेन करनी शुरू करी तो वेलोसिटी गेन करते ही यानी कि वो मोशन में आ गया, मोशन में आते ही the energy by virtue of its motion is called kinetic energy, तो उसकी kinetic energy डेवलप होनी शुरू हो गई, और पोटेंशियल एनर्जी वो धीरे 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 रिड्यूस होनी शुरू हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे रिड्यूस होती गई और काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती गई। तो हम एक्सट्रीम पोजीशन पर तो मैंने देखा काइनेटिक एनर्जी जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, लेकिन अगर मैं बात करूं किसी मीन पोजीशन की, बीच की पोजीशन की, तो थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी होगी थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी होगी, और उस पॉइंट पर उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू k प्लस u, और टोटल एनर्जी मैं पहले ही निकाल चुका हूं कितनी, हाफ k xm स्क्वायर, हाफ k xm स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अब किसी भी बीच के इंस्टेंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी को v मान लीजिए कि वेलोसिटी जीरो तो नहीं होगी, वेलोसिटी कुछ होगी, उस कुछ वेलोसिटी को v ही मान लीजिए बस।
तो ये हो गया हाफ mv स्क्वायर, और बीच की किसी पोजीशन पर क्या पोजीशन लेंगे, x ले लेते हैं पोजीशन, है ना भाई, माइनस एक्सन और प्लस एक्सन के बीच में किसी भी पोजीशन पर है मेरा ऑब्जेक्ट, तो उस पोजीशन को आप x मान लीजिए। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, हाफ ए एक्स स्क्वायर। बताइए जी, ये समझ में आ गया रिलेशन सभी को कि नहीं? बताइए सभी को क्लियर है कि नहीं इतना? Yes, sir. बताइए ईशान, आदित्य, क्लियर है? आर्यन, ढींगरा, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो यहां से मैं अब ये कह सकता हूं कि ये जो के वाले जो टर्म्स हैं, के वाली एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो आप क्या करिए, इसको इधर ले आओ, मतलब हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। फिर इस पूरे को मैं इधर लिख रहा हूं और इस पूरे को इधर लिख रहा हूं, तो मैं ऐसे लिखूंगा पलटकर, हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पूरे टर्म को मैंने इधर लिख दिया राइट हैंड साइड में और इस पूरे को लेफ्ट हैंड साइड में, हाफ के एक्स एम स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ और के तो कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचेगा एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ से हाफ काट लीजिए, ठीक है। वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, के एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एम। इतना बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं? Yes. इतना ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, अब मैं बोलता हूं कि ये तो हमारी वेलोसिटी आ गई, है ना, तो वेलोसिटी मैं ये मिटाकर बता दूंगा आपको, वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया ये, तो वेलोसिटी क्या होगी, it implies that velocity is equal to k xm square minus x square अपॉन m का अंडर रूट। ये आ गई हमारे पास फाइनली वेलोसिटी। कि किस वेलोसिटी के साथ में स्प्रिंग जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, किस वेलोसिटी के साथ स्प्रिंग हमारा वाइब्रेट कर रहा है, ब्लॉक का मोशन हो रहा है। लेकिन जब मैं बोलूंगा कि इधर एक पोजीशन है माइनस एक्सएम, इधर एक पोजीशन है प्लस एक्सएम, तो बीच में एक पोजीशन वो भी तो होगी जब x इज इक्वल टू 0 होगा, जिसको इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं, जिसको ओरिजिन बोलते हैं। बताइए आर्यन, ढींगरा, कुछ बोल रहे हो? समझ रहे हैं? तो बीच में एक इक्विलिब्रियम पोजीशन भी तो होगी, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन x is equal to 0, x is equal to 0, therefore काइनेटिक एनर्जी u कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। भाई मैंने सबसे पहले क्या लिखा था, x की पोजीशन की बात करी थी, तो x की वैल्यू या तो xm थी या माइनस एक्सएम थी, और वेलोसिटी 0 थी। लेकिन अब मैं बीच की पोजीशन की बात कर रहा हूँ, जो मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन पर जो हमारा x है वो 0 हो जाएगा। तो जब x 0 हो गया तो हाफ a इंटू 0 का स्क्वायर, ये क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि मीन पोजीशन पर बेटा पोटेंशियल एंड एनर्जी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, वो तो फिक्स होता है काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। और वी स्क्वायर को मैं क्या बोलूंगा, वी एम स्क्वायर। वी एम स्क्वायर क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, सॉरी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, उस टाइम उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि आगे जाएगा तब वेलोसिटी धीरे धीरे घटने लगेगी, पीछे जाएगा तब वेलोसिटी धीरे धीरे घटने लगेगी। तो जहां पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है वहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है, जहां पर हमारा काइनेटिक एनर्जी 0 होता है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब
हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करी, टोटल एनर्जी तो सेम रहेगी, बट टोटल एनर्जी विल बी सेम, तो सेम रहेगी। रीजन क्या है? एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड, है ना, तो एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, तो टोटल एनर्जी विल बी सेम। रीजन में मैं लिख रहा हूं यहाँ पर एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आप ये देखो, जब एक्सट्रीम पोजीशन पर भी टोटल एनर्जी इतनी थी, इंटरमीडिएट पोजीशन में, जो इंटरमीडिएट पोजीशन की बात करी उसमें भी टोटल एनर्जी हाफ के एक्सएम स्क्वायर थी, तो जो बीच की पोजीशन है इक्विलिब्रियम पोजीशन पर भी तो मेरी टोटल एनर्जी उतनी ही होगी, हाफ के एक्सएम स्क्वायर। मैं लिखूंगा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू यू प्लस के। अगेन टोटल एनर्जी कितनी है? हाफ के एक्सएम स्क्वायर। यू कितना है बेटा? 0, और के कितना है? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, ये क्या हो गया? हाफ के एक्सएम स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ से हाफ काट दीजिए, और यहां पर जब आप वी स्क्वायर निकालोगे तो वी स्क्वायर कितना आ जाएगा? वी स्क्वायर आ जाएगा बेटा के अपॉन एम इंटू एक्सएम स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो k अपॉन m विल कम अंडर स्क्वायर रूट, और एक्सएम स्क्वायर है ये हो जाएगा एक्सएम अंडर रूट k अपॉन m एक्सएम। ये वेलोसिटी आ गई मीन पोजीशन पर। बताइए जी, सभी को क्लियर? इतना सभी को क्लियर है? बताइए। Yes, sir. ध्रुव समझ में आ रहा है? ध्रुव समझ में आ रहा है? आवाज नहीं आ रही है। कनिष्का? Yes, sir. एकांश? Yes, sir. समक्ष? Yes, sir. चलिए जी, और इसके बाद कुछ हम पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ये कोई खास मतलब टॉपिक नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आए इसमें, क्योंकि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या होती है कि एक मैकेनिकल एनर्जी है, थ्योरेटिकल है, ये मतलब एक नंबर की डेफिनेशन आ गई तो आ गई। जैसे मैकेनिकल एनर्जी है सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। दूसरा होता है इंटरनल एनर्जी, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी always go through intermolecular forces of attraction and repulsion due to which an energy develops which is known as internal energy। किसी भी बॉडी के अंदर थोड़ी बहुत इंटरनल एनर्जी होती ही है, वो इंटरनल एनर्जी होगी। हीट और थर्मल एनर्जी, a body possesses heat energy due to random motion of its molecules। ठीक, जो बॉडी, कोई भी बॉडी हो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स रैंडमली मोशन करते ही रहते हैं, इधर उधर करते ही रहते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं हीट एनर्जी। या फिर हीट इज रिलेटेड टू समथिंग व्हिच इज टेंपरेचर, तो उसको हम थर्मल एनर्जी भी बोल देते हैं। इसी तरह से केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी में हम ये बोलते हैं कि हर एक बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का कुछ ना कुछ अरेंजमेंट रहता है, और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही हम उसकी केमिकली हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो भी एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी बोल देते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस और करंट्स वो ऑब्जेक्ट्स को अगर सेम इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं तो रिपेल करते हैं, डिफरेंट है तो अट्रैक्ट करते हैं, तो उससे जो एनर्जी डेवलप होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये वही चीज है, काफी सारी चीजें आप समझ रहे होंगे, ये वही है जो आपने 9th में भी करा था, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फिर एक आता है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है कि न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स अट्रैक्ट ईच अदर स्ट्रांगली एट डिस्टेंसेस ऑफ 10 की पावर -15 मीटर। और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी होती है वो किसकी वजह से होती है? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो भी एनर्जी होती है उस एनर्जी को न्यूक्लियर एनर्जी बोल देते हैं। तो ये 6 तरीके की एनर्जीज हैं, उनकी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, मैं आपको नोट्स में भेज दूंगा, उसको बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, एक नंबर का आता है। बताइए जी, क्लियर है इतना?
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन अ स्प्रिंग, और उसमें जो हम 3 पोजीशंस पर निकालते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन, इंटरमीडिएट पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ध्रुव बताओ, आवाज नहीं आ रही थी पहले, अभी क्लियर है? Yes, sir. समक्ष? Yes, sir. Clear है. चलिए जी, ठीक है। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा इसमें जो अगला टॉपिक है वो पावर है। तो फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे पावर। वर्क फिनिश है, एनर्जी फिनिश है। अब इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इसका वो पावर है, वो करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है जी, चलिए ओके। हाँ बोलो।